हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। हम लोग बिहार दरोगा 2023 टारगेट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें सबसे पहले देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर। पिछले साल 2021 में पूछे गए दोनों पाली के प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। और आज का वीडियो है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के मुख्य परीक्षा के हल प्रश्न पर, जो 2022 24 अप्रैल को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। अगर आप दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के निम्नलिखित उदाहरण है, जैसे सूर्योदय के समय कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य दिखाई देना। इसी कारण वास्तविक सूर्योदय के पूर्व लगभग 2 मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। दूसरा अपवर्तन के उदाहरण है, पानी से भरे पात्र का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तारे का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, पानी में रखी लकड़ी के छड़ी को टेढ़ा दिखाई देना। ये सब अपवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। अक्टूबर 2015 में बुल्गारिया केंद्रीय शक्तियों में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण 1871 में बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण के बाद फ्रांस को मित्रहीन राष्ट्र बनाए रखने के लिए प्रारंभ की गई गुप्त संधियां थी। गुप्त संधियों में से प्रथम विश्व युद्ध का बीजारोपण माना जाता है। ऐसे प्रथम विश्व का तत्कालिक कारण सिराजेवो हत्याकांड है। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो जाता है। और 1917 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। किस नदियों के संगम पर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है और टिहरी बांध भारत के सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 मीटर है। अगला प्रश्न है, किसी अर्धचालक के ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। अधातु का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को इपडेलेफ लिखा जाता है, BRNCH को EPDLFF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि अगर B से E चला है +3, R से P चला है -2, A से D चला है +3, N से L चला है -2, C से F चला है +3 और S से F चला है -2। उसी प्रकार आप मास्टर को लिखिएगा तो M को से +3 अगर सबसे पहले चलते हैं तो क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। और A से -2 चलेंगे तो क्या आ जाएगा? बाई आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया है तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है, तो कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतहें रंगीन हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36। सिर्फ 2 सतहें रंगीन घनों की संख्या हो जाएगा 12 × x-2, जहाँ x बराबर क्या है? 5 है। तो इसे फार्मूला में रख देंगे और आंसर हो जाएगा 36। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन है? इसे आप हल कीजिएगा और इसे हल करने के बाद आएगा ऑप्शन ए, 7/11। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण राजा थर्ड को बनाया गया था 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के बाद। कृष्णराज वाडियार थर्ड 30 जून 1799 से 27 मार्च 1868 ईस्वी तक शासन किए थे। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। फार्मूला है, रासायनिक सूत्र SiO2। क्वार्ट्ज सिलिका की अधिक प्रचुर मात्रा वाला खनिज पदार्थ है। क्वार्ट्ज पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ है। यह भूपर्पट्टी क्रस्ट पर क्वार्ट्ज दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, चौथी। प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चौथी अनुसूची द्वारा
निर्धारित की जाती है? प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश वर्णन है। द्वितीय अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों को वेतन भत्ते का। तृतीय में संवैधानिक पदों के शपथ का ब्यौरा। और चतुर्थ में जो वर्णन है वो अनुसूची द्वारा निर्धारित जो किया जाता है उसके बारे में। और पांचवा जो है एससी एवं एसटी क्षेत्र के प्रशासन एवं उसके नियंत्रण का। नेक्स्ट देखते हैं 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 होगी। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में घटित हुई थी। 1919 में 13 अप्रैल को जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था और उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। मालवीय समिति तहकीकात कमेटी ने 1000 से अधिक व्यक्तियों की हत्या की संभावना व्यक्त किया था। हंटर आयोग ने जनरल डायर को दोष से मुक्त कर दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल R.O. डायर का सहयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1971 में। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में। और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान है। शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, जबकि भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 के बीच भारत ने बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है और 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष समर्पण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मन सिल्वर में। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। जर्मन सिल्वर में जिंक, कॉपर और निकेल का मिश्र धातु है। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र AgCl होता है। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र AgNO3 होता है। मरकरी को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन में संबंधित है। लाइपेज वसाओं को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। पेप्सिन या भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80 रुपया था। आप इसे हल कर सकते हैं। निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही आंसर को बताइए। तो कोण थीटा के सामने वाले भुजा बटा कर्ण हो जाएगा कौन? तो साइन थीटा। कोण थीटा के आसन भुजा बाई कर्ण हो जाएगा कॉस थीटा। कोण थीटा के सामने वाले भुजा बटा कोण थीटा के आसन भुजा हो जाएगा टैन थीटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धबामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्या। हमारे देश में विद्या गेहूं की अर्धबामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। गेहूं की और भी महत्वपूर्ण किस्म है जैसे DBW22, DBW187, पूसा यशस्वी, किरण श्रिया, DDW47, HD3171, HD2985, HD2894 आदि। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता भारत में पंजाब राज्य में और सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। अगला प्रश्न है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरम्बूर में स्थित है इंटीग्रल कोच कारखाना। 2 अक्टूबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंटीग्रल कोच कारखाना का उद्घाटन किया था। पेरम्बूर स्थित इंटीग्रल कोच कारखाना विश्व में सर्वाधिक रेल कोच फैक्ट्री बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना चुका है और यह चेन्नई के पास तमिलनाडु में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थित है और रेल व्हील फैक्ट्री जो है यलाहानका कर्नाटक में स्थित है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थित है और रेल व्हील प्लांट बेला बिहार में स्थित है। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला में स्थित है और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स बंगाल में स्थित है। बनारस लोकोमोटिव उत्तर प्रदेश में और इलेक्ट्रिक रेल इंजन फैक्ट्री मधेपुरा में स्थित है। डीजल इंजन फैक्ट्री कहाँ है? तो मढ़ौरा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रशेखर। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है।
चंद्रशेखर मंत्री पद धारण किए बिना सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री है। बीपी सिंह के त्याग पत्र देने के बाद चंद्रशेखर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री पद से सुशोभित थे। बाकी पीवी नरसिंहा राव जो हैं वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है और चंद्रशेखर ने यंग इंडियन के संस्थापक और संपादक भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोगाणुरोधक के रूप में काम करता है। जो हमारे मार्केट में मिलता है डेटॉल एंटीसेप्टिक, उसमें क्लोरोजाइलिनॉल एवं टर्पिनियॉल का मिश्रण रहता है। प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों को विकास रोकते हैं और या उन्हें नष्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि पिता तथा पुत्र की आयु अनुपात 3:1 है, तो उसकी आयु का गुणनफल 147 है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। इसे हल कर सकते हैं कि माना कि पिता की आयु 3x वर्ष है और पुत्र की आयु x वर्ष है, तो 3x × x बराबर 147 कर दीजिए। 3x² बराबर 147, तो x बराबर हो जाएगा √147/3 √49 = 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13:6, क्योंकि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का गणना की अनुपात पूछ रहा है। अगला प्रश्न है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है, कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है, और रेनिन एंजाइम दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलकर दूध का पाचन करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनहरा धान। सुनहरा धान आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। बीटा कैरोटीन चावल के पौधों के हरे ऊतकों द्वारा उत्पादित होता है। फ्लावर सेर टमाटर पहला वाणिज्यिक रूप से उगाया गया आनुवंशिक संशोधित खाद्य पौधा था, जिसे मानव उपयोग हेतु लाइसेंस प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है, तो क्या है कि समीर के जो माता है उसके पोता कौन सा होंगे, तो समीर के पुत्र होंगे। और जो मतलब सारिका है और जो पुत्र है वो पति पत्नी है, तो सारिका समीर के पुत्र बधू हुई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदक के रूप में किया जाता है ग्रेफाइट का। तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए उपयुक्त क्रम परमाणु भार वाले पदार्थों को मंदक कहते हैं, ग्रेफाइट, भारी पानी आदि। अगला है मध्य रेल मंडल कहाँ का मुख्यालय है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई CST का। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CST है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है ये पूछ रहा है, तो मुंबई CST मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। वर्तमान में भारत का 18 रेलवे जोन है। 17वां रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो रेलवे को बनाया गया था, और 18वां जो रेलवे जोन है वो दक्षिण तटीय रेलवे को बनाया गया था, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। 18वां रेलवे जोन जो है 1 अप्रैल 2019 को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि आयरन की कमी से क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत से। भूमध्य रेखा भारत के मध्य से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन 13 देश है, तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, sao टोम, प्रिंसवे, गैबान, कांगो गणराज, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और यह 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। जबकि मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी पर बना है भाखड़ा नागल बांध, और 1955 से 1963 ईस्वी के मध्य से बनाया गया है। इस बांध का निर्माण में अमेरिकी इंजीनियर हार्वे स्कोलम का योगदान महत्वपूर्ण था।
सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया था, एक भाखड़ा और नागल, और दोनों बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भी है। सतलज नदी के जल से गोविंद सागर झील भी बिलासपुर जिले में बनाया गया है। अगला है जोग जलप्रपात स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात को गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 255 मीटर है। और भारत के इसे सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचकल जलप्रपात है। कुंचकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले के बराही नदी पर स्थित है। एक और जलप्रपात के काफ़ी नाम है, शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कावेरी नदी पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुनीस अल अरबा। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है मुनीस अल अरबा। मुनीस अल अरबा का अर्थ होता है आत्मा का विश्वास। जहां आरा जो थी वो शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी, और शाहजहां के बंदी जीवन में भी सेवा सत्कार जहां आरा ने की थी। जहां आरा दारा सिकों के साथ मुल्ला शाह बख्शी की शिष्य बन गई थी। जहां आरा ने मुल्ला शाह की जीवनी पर भी एक पुस्तक लिखी है, रिसाला ए सही ब्याह शीर्षक से। निजामुद्दीन औलिया द्वारा फवैद उल फूद नाम से पुस्तक लिखी गई है, और सैयद मोहम्मद मुबारक अल्बिक द्वारा सियार उल औलिया पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी 1922 में वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन। क्यों? क्योंकि उस समय चौरा चौरी कांड हो गया था। चौरा चौरी कांड में पुलिस स्टेशन पर हिंसक घटना घटित हुआ, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी, और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, जबकि चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश में और भी नेशनल पार्क है, जैसे माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान, केन वन्यजीव अभ्यारण्य, मेहाओबो वन्यजीव अभ्यारण्य, डेंग एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ आदि। अगला प्रश्न है कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HF। नक्काशीदार कांच के लिए HF अम्ल का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग घरों के जंग हटाने में भी किया जाता है। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है, और यह अधिनियम 1971 में किया गया था। 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में उच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के संविधान को मूलभूत ढांचा बताया, अर्थात संसद द्वारा इस पर पाबंदी संबंधित कानून को अवैध घोषित कर दिया। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो बहुत ज़्यादा संशोधन हुआ था, इसलिए उसे लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सोन नदी का उद्गम स्थल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अमरकंटक के पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी निकलती है, और पूर्वी भाग से सोन नदी निकलती है, और सोन नदी पटना के मनेर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे रिहंद, कोयल, गोपद, कान्हर आदि। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग का क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4.04%। अब सिंपल फार्मूला लगा देते हैं, 2 + 2 + 2 × 2/100 बराबर 4 + 0.4 बराबर 4.04%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूगा घाटी स्थित है, पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा की अधिक संभावना है। और भी कुछ प्रमुख घाटी है, तो बराक घाटी असम में है, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश, चुम्बी घाटी सिक्किम में है। चंबा और चुम्बी में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश और चुम्बी घाटी सिक्किम में है। दून घाटी उत्तराखंड में है, नुब्रा घाटी लद्दाख में है, हम्बन घाटी हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध। मगध महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है।
आगंतुक निकाय जो है वो सूत पिटक का एक ही भाग है। आगंतुक निकाय सूत पिटक का एक भाग है। अगला प्रश्न है कि बंगाल में अमला खाली स्थान अधिकारी होता है। बंगाल में अमला खाली स्थान अधिकारी होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमींदार होता है। ब्रिटिश भारत शासन काल में बंगाल में आमिल अधिकारी जमींदार होता था। 23 मार्च 1793 में अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया और अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के जनक जो कॉर्नवालिस को कहा जाता है, वो क्या किया कि भूमि के मालिक जमींदार को बनाया। अब भू राजस्व वसूली का दायित्व भी जमींदार को दे दिया गया। इन जमींदारों को अमला या आमिल कहा जाता था और उसे क्या मिलता था कि वसूली के बदले जमींदार को 11वां भाग श्रमदान के बदले दिया जाता था। नेक्स्ट है मुर्रा नस्ल है किसकी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंस की। भैंस की मुर्रा नस्ल है। भैंस की और प्रमुख नस्ल है जैसे सुरगी, जाफराबादी, मेहसाना, भदावरी, गोदावरी, नागपुरी, संभलपुरी, तराई, ओडा, साय कनारा। गाय का भी इसी तरह नस्ल है जैसे बद्री, बचौर, बेल्ही, डोंगरी, डोंगी, देवनी, भीर, कोसाली, मेवाती, साहिवाल, सीरी आदि। अगला है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 सदस्य थे जो 1946 में भारत आए थे कैबिनेट मिशन। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा था, जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस था और 2 अन्य सदस्य था एबी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव प्रकाशित किया था। अगला है निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जरीबा। जरीबा अकबर के काल के भूमि का वर्गीकरण नहीं है। जरीबा भूमापन का एक यंत्र है। अकबर ने गज ए सिकंदरी को संशोधित कर इलाही गज नाम से लागू किया था और गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी के शासनकाल में विकसित किया गया था। मुगल काल में भूमि के 4 भाग विभाजित था, पोलज, परती, चाचर और बंजर। जो सबसे अच्छा उपज देता है उसे पोलज कहते हैं और ऐसी भूमि जो वर्ष में 1 या 2 वर्ष के अंतराल खेती की जाती है वो परती है। चाचर ऐसी भूमि जिस पर 3-4 वर्षों में एक बार खेती होती है उसे चाचर, और ऐसी भूमि जो खेती योग्य भूमि नहीं हो, ऐसी भूमि पर लगान नहीं वसूला जाता था, बंजर कहलाता। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ था और पार्श्वनाथ काशी के दार्शनिक शासक अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ के माता का नाम बामा और पत्नी का नाम प्रभावती था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, ऋजुपालिका सांप। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। महावीर ने 5वां ब्रह्मचर्य इसमें जोड़ा था। एक बहुत बार पूछा जाता है अरिष्टनोमी, तो अरिष्टनोमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह शंख था और महावीर 24वें और सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर थे जिनके प्रतीक चिन्ह सिंह था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। अगला है सड़क सीमा संगठन बीआर की स्थापना की गई थी, कब की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 में की गई थी। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को। अगला है अंकलेश्वर स्थित है कहाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अंकलेश्वर में पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोलियम जो है वो टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है अवध राज का अमीम शासक था, अवध राज का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजिद अली शाह। यहाँ पर होगा अवध राज का अंतिम शासक कौन था, तो बाजिद अली शाह था। बाजिद अली शाह 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर हटा दिया गया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। अमजद अली शाह के उत्तराधिकारी थे बाजिद अली शाह, जो 1848 ईस्वी में शासक बना था और 1856 में हटा दिया गया था। बाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विद्या का जनक माना जाता है, जबकि अवध राज की स्थापना सादत खान द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भी वेग से गतिमान वस्तु की गति ऊर्जा के है, यदि वेग को प्रारंभिक वेग 1/3 गुना बढ़ा दी जाए तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, k/9 हो जाता है। क्योंकि प्रारंभिक वेग 1/3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गति ऊर्जा k/9 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² इक्वल टू k, और जब मान रखें तो k/9 हो जाएगा। अगला है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला का। अगला है
निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक। जिंक धातु केवल पराबैंगनिक तरंगों को प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने किया था और प्रकाश विद्युत प्रभाव की विस्तृत व्याख्या आइंस्टीन ने किया था, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है, एक वाहन पी बिंदु से 100 किलोमीटर उत्तर की दिशा में दौड़ता है, बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ता है, बिंदु क्यू पर पहुंचता है। दूसरी मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में रहेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण दिशा में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होंगी जब उस चित्र के घनाकार में लपेटा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6, क्योंकि 3 बिंदुओं के जो विपरीत होगा वो कौन सा होगा? तो इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा और इसके विपरीत ये होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए और बताइए कि कौन कौन सही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये बिल्कुल सही है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये असत्य है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सत्य है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 तथा 3 सही है। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। नामेरी टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य असम में स्थित है। मानस बाघ अभ्यारण्य भी असम में है। औरंग बाघ अभ्यारण्य भी असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि रोग होगा, उसके बाद वो अस्पताल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, उसके बाद उसका उपचार होगा, उसके बाद रोग का निदान होगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 1, 3, 2, 5। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। और एक प्रसिद्ध अनुपम झील है जो बिहार राज्य में स्थित है। और दुनिया के जो सबसे बड़ी ताज़े पानी का झील है वो लेक सुपीरियर है। और दुनिया की सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील रूस में है। नेक्स्ट है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन में कुल सीटों की कितनी सीटें हासिल हो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/10 सीटें हासिल हो। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। और विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों के 110 सीटें हासिल होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, एक आर्द्र या नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान पर बिलियन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है, किस कारण से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल दाब के कारण ये होता है। मूल दाब जल और आयनों के प्रवाह में सहायता करता है। बाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और मूल दाब मिट्टी से जल को ऊपर उठने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग खाली स्थान था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन्य। सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज सैन्य विभाग था। दीवान अर्ज विभाग का महत्वपूर्ण कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों को रख रखाव करना, रसद की व्यवस्था करना, सेना को निरीक्षण करना और सेना की सजावट की व्यवस्था करना। आरिज ए मुमलिक दीवान अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में स्थित है पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य। एक और प्रसिद्ध है नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो आंध्र प्रदेश में है। अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण 2022-23 के वित्तीय वर्ष में GDP में वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। IMF के अनुसार भारत का विकास दर 2023-24 में 6.1% रहने की
संभावनाएं, जबकि विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत का विकास दर 6.5 निर्धारित किया है, जो बढ़ाकर 6.9 अब कर दिया गया है दिसंबर 2022 के अनुसार। वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहभोजिता कहलाती है। वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है सहभोजिता कहलाती है। सहभोजिता में एक जीव को लाभ तथा दूसरा जीव अप्रभावित रहता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निषाद के नाम से जाने जाते थे प्राचीन भारत में जंगलवासी। निषाद शब्द का अर्थ होता है जल का शासन। नि शब्द का अर्थ है जल और बाद का शब्द का अर्थ है शासन। निषाद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि में है। रामायण में भी निषाद राज का उल्लेख मिलता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किससे डेबसा पास यानी दर्रा स्थित है? किस राज्य, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेबसा पास या दर्रा स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। डेबसा पास दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। डेबसा दर्रा भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच हिमालय पर्वतों में 5300 मीटर से अधिक ऊंचा पर्वत दर्रा है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। हल्दी घाटी राजस्थान में है, और कुंजुम जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में है। पलक्कड़ गैप एवं सेनकोट्टा दर्रा केरल में है। अगला है निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्थेनियम। पार्थेनियम पादप के परागकण एलर्जी के कारक है। परागकण से होने वाले फीवर को ही हे फीवर भी कहते हैं। हे फीवर कहने का कारण है जैसे मौसम में बदलाव, ठंडा और भारी खाना खाने से, लाइफ स्टाइल के कारण से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालनी नलिका। जाइलम के भाग है बाह्यनिकाय, बाह्यिकाय, जाइलम मृदुक और जाइलम तंतु। फ्लोएम के भाग होता है चालनी नलिका, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुक और फ्लोएम फाइबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में हॉटस्पॉट कितने हैं? 4 है। इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र, पश्चिम घाट एवं श्रीलंका और सुंडालैंड। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने किया था, और विश्व में चिन्हित कुल 36 हॉटस्पॉट हैं। अगला है कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नायलॉन 6 के लिए किया जाता है कैप्रोलैक्टम का उपयोग। नेक्स्ट है स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वेथलिंग कप, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेबल टेनिस। स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। टेबल टेनिस खेल से संबंधित और भी कप ट्रॉफियाँ जैसे एशिया कप, बर्न बैकल ट्रॉफी, कोरबिलियन कप, इलेक्ट्रा गोल्ड कप, गैसर ग्रिस्ट प्राइज, जयलक्ष्मी कप, रामानुजम कप, पिथापुरम कप, त्रावणकोर कप, यूथांड कप आदि ये सब टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हस्तिनापुर का उत्खनन खाली स्थान के मध्य हुआ। हस्तिनापुर के उत्खनन खाली स्थान मध्य किसके हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 से 52 के मध्य हुआ। बी लाल द्वारा 1950 से 52 में हस्तिनापुर के उत्खनन किया गया था। बी लाल को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बी लाल ने ही अयोध्या में मंदिर का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण दिए थे। अगला है निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया को समस्या को ठीक किया जा सकता है। मायोपिया में लेंस की वक्रता, त्रिज्याएं और फोकस दूरी कम हो जाती है। मायोपिया जो है वो निकट वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। मायोपिया में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है तथा दूर की बिंदु निकट आ जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 बार। क्योंकि पहली बार खड़ा होने में लगेगा समय 15 सेकेंड, दूसरी बार खड़ा होने में लगेगा समय 15 + 11 + 15 से यानी 41 सेकेंड, तीसरी बार खड़ा होने के लिए 41 + 11 + 15 बराबर 67 सेकेंड, क्योंकि खड़ा होने में 15 और बैठने में भी तो 11 लग रहा है। चौथी बार खड़ा होने में लगेगा 67 + 11 + 15 यानी एक बार बैठने के बाद ही खड़ा होगा 93 सेकंड। स्पष्ट है कि 98 सेकंड में 4 बार खड़ा हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा था। सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कपास की खेती सर्वप्रथम भारत से प्रारंभ हुआ। सिंधु सभ्यता के कपास उत्पादन के क्षेत्र को यूनानी लोग सिंडोन कहते थे। अगला है, निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉमेट। कॉमेट पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, जबकि अन्नामुडी, कार्डामम और पालनी पश्चिम घाट का भाग है। कॉमेट का शिखर भारत चीन की सीमा पर है। कॉमेट पर्वत शिखर की ऊंचाई 7756 मीटर है। पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। कार्डमम पहाड़ी केरल में स्थित है। और अन्नामुडी की चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलान बिंदु है। एक और सेब्राई की पहाड़ियाँ हैं जो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। एक वर्थ कमेटी की रिपोर्ट पर रेल बजट को साधारण बजट से अलग किया गया था सर्वप्रथम 1924-25 ईस्वी में। अगला है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नगलमपुरम। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नगलमपुरम उपनगर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय का जन्म जो हुआ था वो 1471 ईस्वी में हुआ था। और उनकी माता का नाम नागला देवी और पिता का नाम तुलुब नरसा था। इमाड़ी वीर नरसिम्ह ने 1505 में तुलुब वंश की स्थापना की थी। और कृष्णदेव राय को बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबर का भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। और इन्होंने ही हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। हम्पी तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर राज्य की राजधानी थी। अगला है, एक गैस सीओ के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaSCO3 के साथ नहीं करता है, यह गैस कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CO2। CO2 जो है CO के साथ तो क्रिया करता है लेकिन NaSCO3 के साथ नहीं करता है। CaO को क्यूक लाइम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से बताइए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली आकृति में जो है वो 3 + 4 गुना 8 - 6 अगर करते हैं तो कितना आता है? 14 आता है। तो 6 + 3 करेंगे कितना होगा? 9। और 9 - 2 करेंगे तो कितना होगा? 7। तो 9 और 7 कितना होगा? 9 × 7 = 63। तो इसी तरह अगर हम इसे करते हैं कैलकुलेट, आंसर आएगा ऑप्शन बी, 8। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निश्चित कूट में यदि ब्रेन को स्टार, परसेंटेज भागा हैश एंड गुना तथा टायर को इस तरह लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में क्या लिख सकते हैं? ट्रेन कहते। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के उसके पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच वर्णन है। भारतीय संविधान में महाभियोग का प्रावधान USA से लिया गया था। और जो राष्ट्रपति पर जो लगता है महाभियोग वो अनुच्छेद 61 के अनुसार। नेक्स्ट है, शब्द सेरीकल्चर संबंधित है किससे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेशम से। शब्द सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है। रेशम कीट को शहतूत के पौधे की पत्तियों पर पाला जाता है। यह कीट शहतूत की पत्तियों को खाता है। कोकिन के अंदर का लार्वा प्यूपा कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइकॉर्निया। आइकॉर्निया विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। अवांछित पौधे जो बिना बोए ही उग जाते हैं और लाभ की तुलना में ज़्यादा हानिकारक होते हैं खरपतवार कहलाते हैं। और विश्व का पहला रासायनिक खरपतवार नासी आया था 24D। क्या आया था? 24D। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान। ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में किया गया था। संस्थापक सदस्य था 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में 8 सदस्य है। कौन कौन? भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। और इसका पूरा नाम है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला है,
किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था। शाहजहां के शासनकाल में सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था और शाहजहां तीर्थ यात्रा कर लगाना चाहता था, लेकिन कविंद्राचार्य के अनुरोध पर ऐसा नहीं किया गया था। अगला है, बौद्ध धर्म में उपदेश देते हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली भाषा का। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। प्रारंभिक जो बौद्ध साहित्य भी पाली भाषा में लिखी गई थी, जबकि हीनयान संप्रदाय ने पाली भाषा में लेखन कार्य शुरू कार्य किया, लेकिन महायान संप्रदाय पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा का साहित्य लेखन में प्रयोग किया। संस्कृत भाषा में महायान संप्रदाय द्वारा लिखित प्रथम जो पुस्तक था वो था ललित विस्तार, जिसे अश्वघोष द्वारा लिखा गया था। और महावीर जो है वो अर्धमगधी यानी प्राकृतिक भाषा में उपदेश देते थे। बौद्ध धर्म पाली भाषा में और जैन धर्म अर्धमगधी यानी प्राकृतिक भाषा में। अगला है, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7/12। अनुचुंबक पदार्थ है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन है? एल्युमिनियम, सोडियम और ऑक्सीजन। अनुचुंबकीय प्रभाव वे पदार्थ दर्शाते हैं जिनके परमाणु या अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सम संख्या में नहीं होते हैं। अगला है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकिसा मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। संकिसा उत्तर प्रदेश में स्थित है। रामपुरबा स्तंभ पर बैल की मूर्ति अंकित है। लौरिया अरेरौज स्तंभ पर बी एस स्मिथ के अनुसार गरुड़ अंकित है, जबकि अन्य इतिहासकार सिंह मानते हैं। लौरिया नंदगढ़ के शीर्ष स्तंभ पर मोर अंकित है और सारनाथ के जो स्तंभ पर चार सिंह अंकित है। और धौले की हाथी भी मौर्यकालीन कला का उदाहरण है। अगला है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसेल कार्सन। रसेल कार्सन के द्वारा लिखा गया था साइलेंट स्प्रिंग। कब लिखा गया था? तो 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अब 7 के पावर 7 और 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 आ जाएगा। अगला है, तिलैया बांध खाली स्थान नदी पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बराकर नदी पर। तिलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। दामोदर घाटी निगम भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी था। दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत ही दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर तिलैया बांध 1953 ईस्वी में बनाया गया था। अगला है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? आंसर ऑप्शन सी, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। 1813 में चार्टर द्वारा केवल कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार प्राप्त रहा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 85,326। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोडरमा खाली स्थान के खनन के लिए जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्रक। कोडरमा अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। अब्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलान करते हैं और देखते हैं कि कौन सा सही है। तो सूची 1 में जो 101वां है तो क्या है? तो ये आर्थिक रूप से 101वां है जो वस्तु एवं सेवा कर लागू है, यानी जीएसटी लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन में। और 102वां जो संविधान संशोधन है वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा से। और 103वां जो है वो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। और 104 जो है वो है लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला के 3, दूसरा के 4, तीसरा के 2 और चौथा के पहला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इसका परिमाण समान रहता है।
प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण समान रहता है। यह कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण 0 से धनात्मक अधिकतम तथा ऋणात्मक अधिकतम 0 तक होता है। अगला है, किसी दुकानदार का क्रमशः 5 महीने की विक्रय इतना 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 है, तो औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीने में कितना विक्रय करना होगा। तो आप इसे औसत से निकाल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4991। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी.जी. तेंदुलकर। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक हैं डी.जी. तेंदुलकर। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर भारतीय लेखक एवं वृत्ति चित्री निर्माता है। फेथ इज द बैटल खान अब्दुल गफ्फार की जीवनी है। और महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी पुस्तक की रचना किए थे डी.जी. तेंदुलकर। नेक्स्ट है, रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है। कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टियाँ कही जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टियाँ। रेगुर मिट्टियाँ को काली मिट्टियाँ के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी को कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। और पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ये था बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी एसआई की मुख्य परीक्षा जो 24 अप्रैल 2022 के हुआ था। इसी तरह प्रीवियस ईयर के पूरे 16 सेट हम लेकर आएंगे। आप चैनल पे बने रहे और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।